चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कल क्या पढ़ा था हमने, पायरोल के बारे में पढ़ा था कि पायरोल क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं हम कि उस पायरोल की रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है बेंजीन से। पायरोल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू बेंजीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है कि भाई जो पायरोल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। देखो जो बेंजीन है, जो बेंजीन होता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये एरोमेटिक होता है नेचर के अंदर, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। और जो पायरोल होता है, जो पायरोल होता है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भी एरोमेटिक होता है नेचर के अंदर। लेकिन जो बेंजीन होता है उससे ज्यादा ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है इसके अंदर? ये ज्यादा करता है, पायरोल करता है। तो ऐसा क्यों होता है? पायरोल ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है बेंजीन के कंपैरिजन में? किसी को पता है? बताओ। बताओ भाई, किसी को पता है क्या क्यों करता है? देखो मैं बताता हूं कैसे। जो पायरोल होता है हमारे पास, हम सभी को पता है जो पायरोल होता है उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के अंदर, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करता है? इस रिंग के साथ कंजुगेशन में जाता है। ठीक है, और कंजुगेशन में जाने के बाद इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं पायरोल की, वो कौन कौन सी बनेंगी? देखो ये इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इसके अंदर, इस वाले कार्बन पे। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और नेगेटिव चार्ज यहां पर जनरेट होगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट होता है। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा,
और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज आगे डिलोकलाइज होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी को? किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ये? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा और डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? इस रेजोनेटिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर। तो देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। ये जो पायरोल होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर जो नॉन बॉन्डेड पाई जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं रिंग की तरफ, और कंजुगेशन में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन जो भी 4 कार्बन प्रेजेंट है इस पायरोल की रिंग के अंदर, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करते हैं। नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है इनके अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज इजीली क्या कर सकता है? नेगेटिव चार्ज इजीली क्या कर सकता है? किसी पॉजिटिव स्पीसीज के ऊपर अटैक कर सकता है ना। ये किसी ना किसी कोई भी पॉजिटिव स्पीसीज होगी उसके ऊपर अटैक करेगा। मींस ये क्या करेगा? किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, आसानी से अटैक करेगा। क्यों करता है? क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सभी कार्बन के ऊपर। और ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया है? नेगेटिव चार्ज आया है हमारे पास नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो आगे शिफ्ट होने की वजह से। इसी वजह से जो ये पायरोल है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ज्यादा अटैक करेगा। ऐसा क्या बेंजीन के केस में होता है? बेंजीन के केस में क्या ऐसा होता है बताओ? बेंजीन के केस में कोई भी नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस नहीं होता किसी भी कार्बन के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर केवल साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है, जिसकी वजह से वो इसके कंपैरिजन में जल्दी अटैक नहीं कर सकता किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। तो ज्यादा अटैक कौन करेगा? ये करेगा। इसीलिए ये जो पायरोल होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन, और ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये पायरोल, ठीक है। समझ में आया सभी को? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? यस सर, आ गया समझ। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो अभी मैंने बनाया अपना जो पायरोल होता है उसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जिनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आता है। एक तो अलग अलग कार्बन के ऊपर, मैं एक बार दोबारा से बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहां जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा, ये आगे नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां शिफ्ट होगा, ये आगे जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा?
देखो हमारे पास ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसकी, पायरोल की। इन पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर 4 स्ट्रक्चर ऐसी है जिनके ऊपर चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का क्या है, सेपरेशन है ना, चार्ज सेपरेशन इनके ऊपर। ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल की, इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होने की वजह से जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ये रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इनका लेस कंट्रीब्यूशन होता है, लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होने की वजह से ये लेस स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, लेस स्टेबल। और इसके अंदर जो पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें केवल एक ये पायरोल की स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं है, और ये केवल न्यूट्रल है। और ये न्यूट्रल जो स्ट्रक्चर है ये मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होती है, और इनके अंदर किसी प्रकार का कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसलिए ये कैसी होती है, मोर स्टेबल। ठीक है, केवल इसी स्ट्रक्चर की वजह से जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल की, केवल इसी स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है पायरोल की वो 92 किलो जूल पर मोल आती है। ठीक है, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, जो एरोमेटिक करेक्टर आता है इसके अंदर पायरोल के अंदर, वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से आता है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है इनके अंदर, बाकी जो चारों स्ट्रक्चर होती हैं वो कम स्टेबल होती हैं। ठीक है, इसी वजह से इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में, बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में। बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, कल बताया था मैंने कितनी होती है। हमारे पास जो बेंजीन होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, बेंजीन की ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, और दोनों की दोनों ये रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती हैं वो मोर कंट्रीब्यूटिंग होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। कैसी होती हैं, मोर कंट्रीब्यूटिंग, ज्यादा स्टेबल होती हैं, और ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये दोनों की दोनों स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करती हैं किनके अंदर, एरोमेटिसिटी के अंदर, और जिसकी वजह से इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी आती है वो 151 किलो जूल पर मोल आती है। ठीक है, बेंजीन के अंदर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, और पायरोल के अंदर केवल एक स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। इसी वजह से जो पायरोल होता है उसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, और बेंजीन के अंदर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूशन 2 रिंग का होने की वजह से इनके अंदर इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए बेंजीन ज्यादा एरोमेटिक होता है और पायरोल कम एरोमेटिक होता है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है, बताओ भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आगे देखो,
एसिडिक नेचर ऑफ पायरोल। जो पायरोल होता है, मैंने कल बताया था, पायरोल की जो बेसिसिटी होती है वो सबसे कम होती है, बताया था ना कल। जो पायरोल होता है वो कम बेसिक होता है अमीन और अमोनिया से। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो डीलोकलाइजेशन के अंदर चला जाता है और क्या करता है, एरोमेटिक बनाने के लिए उसको कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए वो अपनी लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं करता। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसका बेसिक करेक्टर कम होता है तो उसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा ना, कोई ना कोई एक चीज तो ज्यादा होगी उसके अंदर। बेसिक करेक्टर कम है तो वो एसिडिक होगा। तो देखो क्या ये एसिडिक करेक्टर शो करता है पायरोल? देखो पायरोल की स्ट्रक्चर होती है ये, यही होता है ना पायरोल। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमने HCl एसिड के बारे में पढ़ा है। HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या करता है, कोई भी एसिड होता है वो क्या करता है, H+ आयन डोनेट करता है। H+ आयन डोनेट करता है ना सॉल्यूशन के अंदर। तो जो भी स्पीसीज H+ आयन डोनेट कर देगा वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो इसके पास भी H है, देखो इसके पास भी H है, ये भी डोनेट कर सकता है ना। तो कैसे करेगा, देखो ये H+ आयन को डोनेट कर देगा और क्या मिलेगा, नेगेटिव H+ आयन ये मिलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव मिलेगा और H+ आयन मिलेगा। देखो इसने H+ आयन डोनेट करी ना, ये H+ आयन डोनेट करता है, इसीलिए इसके अंदर बेसिक करेक्टर पाया, एसिडिक करेक्टर पाया जाता है। H+ आयन डोनेट करता है इसलिए इसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिडिक करेक्टर पाया जाता है। और एक तरीका और होता है कि जब हम एसिड को डिसोशिएट करते हैं तो उससे H+ आयन, एसिड से H+ आयन और कंजुगेट बेस मिलता है। वो जो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा, उतना ही H+ आयन ज्यादा रिलीज होगा। और जितना H+ आयन ज्यादा रिलीज होगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। आप सभी ने पढ़ रखा है ना ये कंसेप्ट। तो देखो यहां पर जो कंजुगेट बेस आयन है, नेगेटिव आयन है, ये जो नेगेटिव है नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव डीलोकलाइज हो जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, और क्या करता है, देखो कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा अंदर की तरफ और ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद ये नेगेटिव आगे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहां पर, दोनों पेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है इसके ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ये आगे चला जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेंगी इनकी। लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से जो ये नेगेटिव चार्ज है इस प्रकार से डीलोकलाइज होता है। ये डीलोकलाइज होता है मतलब जो इसके अंदर कंजुगेट बेस आयन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है। स्टेबल बन रहा है मतलब ये आसानी से H+ आयन को डोनेट कर सकता है। H+ आयन को आसानी से डोनेट कर सकेगा, इसलिए जो पायरोल होता है उसका एसिडिक नेचर होता है। मैं कुछ रिएक्शन बताता हूं आपको
जिससे प्रूव हो जाएगा कि ये जो कंपाउंड होता है पायरोल, ये क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे, देखो जो पायरोल होता है हमारे पास, इसके अंदर जब हम KOH डालते हैं, KOH क्या होता है, क्या होता है KOH, बताओ KOH क्या होता है? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आपके पास? बेस होता है। बेस होता है ना। यस सर। तो देखो बेस, इस बेस की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ, एसिड के साथ। तो ये एसिड की तरह बिहेव करना चाहिए ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ये। तो इसके अंदर ये जो OH है ये H लेकर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। OH H को ले लेगा, H2O बन जाएगा। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव और K पॉजिटिव, ये बन जाता है। ठीक है, इसका नाम है पोटासियोपाइरोल। ठीक है, देखो इसने, पायरोल ने यहां पर H+ रिलीज किया है, जो कौन ले गया, OH बेस लेकर चला गया। ठीक है, और उसने वाटर मॉलिक्यूल बना लिया और ये साल्ट बन गया। साल्ट है ना, ये साल्ट ही तो होता है, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें होती हैं, वो क्या होता है, साल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, एक तो रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन क्या है, जो पायरोल होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहां पर जो CH3 होता है वो नेगेटिव होता है, MgBr पॉजिटिव होता है, पता है ना सभी को। CH3 नेगेटिव और MgBr पॉजिटिव। जो अल्काइल ग्रुप होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, वो नेगेटिव पार्ट होता है उसका, वो नेगेटिव होता है, और जो मेटल होता है वो पॉजिटिव। फिर ये जो ब्रोमीन होता है वो नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ये CH3Br क्या करेगा, CH3 क्या करेगा, इस H+ को ले जाएगा और क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। CH3 के अंदर एक H और आ जाएगा, CH3 नेगेटिव के अंदर एक H+ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाता है यहां पर, N नेगेटिव, ये बन जाएगा। अब ये जो N नेगेटिव है ये MgBr के ऊपर अटैक कर देगा, MgBr पॉजिटिव, और क्या बना लेगा, NMgBr, ये बना लेगा। इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है भाई। ठीक है, समझ में आया। देखो जो पायरोल होता है उसका एसिडिक नेचर किस वजह से होता है, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, और इसका बेसिक करेक्टर क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती है, किसके अंदर, अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर, और RNH2 या फिर R2NH या R3N जो अमीन्स होती हैं उनके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होती है, जिसको वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन इस केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है, लेकिन ये इसको डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में जा रही है,
और इस कंपाउंड को क्या बना रखा है इसने, एरोमेटिक बना रखा है। इसीलिए तो ये जब बेस की तरह बिहेव नहीं करता तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। और एसिड को हम प्रूव इस तरीके से करते हैं कि ये इन रिएक्शन को शो करता है, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भाई। देखो अब हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोल। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पायरोल, किस तरीके से बनाते हैं पायरोल को। आप सभी स्ट्रक्चर देख लो पायरोल की क्या कैसी होती है, ऐसी बनाएंगे हम। ये होता है पायरोल, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर हमें प्रिपेयर करनी है। तो देखो सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन से कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं हम, एसिटाइलिन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, उसके अंदर अमोनिया गैस लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं। जो रेड हॉट ट्यूब होती है उससे हम इसको क्या करते हैं, पास करते हैं। इसको पास करेंगे तो उससे क्या बनेगा, पायरोल बनता है। ठीक है, इससे क्या बनेगा, पायरोल बनेगा। क्या करते हैं हम, एसिटाइलिन को अमोनिया, एसिटाइलिन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन और एक अमोनिया मॉलिक्यूल को क्या करवाते हैं, रेड हॉट ट्यूब से पास करवाते हैं। तो उससे क्या बनता है, पायरोल बनता है, और हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाती है। एक तरीका ये होता है पायरोल की फॉर्मेशन का। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना होता। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल लिए और अमोनिया मॉलिक्यूल लिया, इन दोनों को क्या करते हैं, रेड हॉट ट्यूब से पास करवाते हैं। बिल्कुल गर्म होती है, ये रेड कलर होगा इसका, उससे पास करवाते हैं तो ये बनता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, देखो सेकंड मेथड फ्रॉम अमोनियम म्यूकेट। अमोनियम म्यूकेट से बनाते हैं। तो देखो अमोनियम म्यूकेट क्या होता है, सबसे पहले तो CHOH 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 और COONH4, इधर भी COONH4, इसको बोलते हैं अमोनियम म्यूकेट। ठीक है, इस अमोनियम म्यूकेट को क्या करते हैं हम, ग्लिसरोल के प्रेजेंस में हीट करते हैं। ठीक है, कितने टेम्परेचर के ऊपर, 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर।
ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, पायरोल बनता है, NH3 गैस निकलती है इसके अंदर, अमोनिया गैस, 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, CO2 गैस के मॉलिक्यूल, और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो लिबरेट होते हैं इनसे। अमोनियम म्यूकेट की रिएक्शन का क्या करते हैं, उनको ग्लिसरॉल की प्रेजेंस में हीट करते हैं 473 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जिससे क्या बनता है, पायरोल। ठीक है, क्या बनेगा, पायरोल बनेगा, और अमोनिया गैस निकलेगी इससे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है, तो दूसरा तरीका होता है क्या करने का, पायरोल को फॉर्म करने का। जो सेकंड मेथड होता है वो अमोनियम म्यूकेट से बनाते हैं हम। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना मेरे को। देखो ये जो मेथड है ये सिंपल मेथड है, इसलिए हम इनका क्या नहीं पढ़ेंगे, मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे। ठीक है, जो नेम रिएक्शन है उनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। 2-3 नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में, तो वो उनका मैकेनिज्म करके देखेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन है वो डायरेक्ट पूछी जाती है सिलेबस के अंदर, जो एग्जाम होता है उनके अंदर डायरेक्ट आ जाती है नेम रिएक्शन के नाम से। ठीक है, तो देखो इसका थर्ड जो मेथड होता है वो क्या होता है, फ्रॉम सक्सिनामाइड, सक्सिनामाइड। ठीक है, सक्सिनामाइड क्या होता है, ये होता है सक्सिनामाइड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिंक की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे क्या बनेगा, OH NH ये बनेगा। ठीक है, और फिर ट्वाइस ऑफ ZNO, दिख रहा है ZNO, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये OH यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सक्सिनामाइड से क्या बनाते हैं हम, पायरोल की प्रिपरेशन इस तरीके से करते हैं। पायरोल सक्सिनामाइड से जिंक की प्रेजेंस में, जिंक जो मेटल होता है उसकी प्रेजेंस में इसको हीट करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये जो CO डबल बॉन्ड है इसको खत्म कर देगा, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो पायरोल बन जाएगा। दूसरा जो अगला तरीका होता है, फ्यूरान से कैसे बनाते हैं, फ्यूरान क्या होता है, ये होता है ना, यही होता होगा फ्यूरान, कि जो इनमें हिट्रो एटम लगा हुआ होता है 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, वो क्या होता है, हिट्रो एटम
कार्बन के अलावा ऑक्सीजन होता है जिसको फ्यूरान बोलते हैं हम, और NH3 की प्रेजेंस में हम इसको क्या करते हैं, अमोनिया की प्रेजेंस में स्टीम प्रोवाइड करते हैं। Al2O3 की प्रेजेंस में टेम्परेचर होता है 753 टू 763 केल्विन। ठीक है, फ्यूरान के अंदर अमोनिया गैस डालते हैं, स्टीम और Al2O3 753 टू 763 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करता है, यहां पर नाइट्रोजन आ जाएगा, और H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पायरोल बनाते हैं। ये सिंपल पायरोल बनाने के तरीके हैं। ठीक है, ये जितने भी तरीके थे, 4 मेथड हमने पढ़े, सारे के सारे क्या हैं, सिंपल पायरोल बनाने के तरीके हैं। ठीक है, तो देखो कोई सब्स्टिट्यूटेड जो पायरोल होता है जिनमें इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं हम, तो वो देखो जो नेम रिएक्शन है वो है इनके अंदर। इसमें हम लिख सकते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पायरोल। पायरोल की डेरिवेटिव या सब्स्टिट्यूटेड पायरोल भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम, जिनमें सब्स्टिट्यूशन होता है, कोई ना कोई दूसरा ग्रुप मिलेगा आपको अटैच उसके अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मेथड